Dear students, welcome to all of you. Today I have discussed the important chapter is related to constitutional law of India, which is paper 2 of LLB part 1 and pre-law part 3. This chapter, which is the state judiciary, means the high courts. Now, firstly, we have discussed the organization of the High Court, such as its constitution, qualifications, appointments, transfer, terms of office, and removal of a judge. Removal of a judge, etc. अर्थात आप सबों को मैं LLB पार्ट 1 और प्री लॉ थर्ड से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया भारतीय संवैधानिक विधि के एक महत्वपूर्ण अध्याय जो राज्य न्यायपालिका से है, जिसका अर्थ है जैसा कि आप लोग राज्य न्यायपालिका में उच्च न्यायालय एवं उसके अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित विषय है, लेकिन अभी मैं आपको उच्च न्यायालय, उसके संगठन, क्वालिफिकेशन मीन्स उसकी अर्हता, योग्यता, उसके नियुक्ति, स्थानांतरण, उसके कार्यकाल की अवधि और उसे रिमूवल अर्थात न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया इत्यादि के विषय में आज मैं बताऊंगा। ये भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है। नाउ, जैसा कि आप सब जानते भी होंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। इसी से संबंधित अनुच्छेद 231 के पार्ट 1 में भी यह उपबंधित है कि यदि संसद चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों और संघीय क्षेत्र के लिए भी एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। ऐसे हमारे भारत में बहुत से उदाहरण हैं, जैसे कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय। अब आपको ये जानना है कि उच्च न्यायालय के गठन अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं तथा ऐसे अन्य न्यायाधीश होते हैं जिन्हें समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझा जाए। इस संदर्भ में एक मामला आया था, एसपी गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1982 का यह मामला है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति परामर्श को मानने का, परामर्श अर्थात कंसल्टेशन को मानने का बाध्य नहीं है। वे उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति परामर्श से करे अथवा नहीं करे।
अर्थात राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में पेंडिंग जो भी पेंडिंग केसेज के क्षमता के आधार पर भी समय समय पर न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। इसके कहने का अर्थ है कि यदि किसी उच्च न्यायालय में यदि कार्य क्षमता बढ़ जाता है और पेंडिंग केसेज अधिक मात्रा में हो जाता है तो उसमें भी राष्ट्रपति टाइम टू टाइम जजेज की नियुक्ति करते हैं। लेकिन अनुच्छेद 217(1) में संशोधन करके यह स्पष्ट कर दिया गया कि एवरी जज ऑफ हाई कोर्ट shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal after constitution with the Chief Justice of India, the Governor of the state and in Chief Justice of High Court of said state। अर्थात कि अनुच्छेद 217(1) में अमेंड करके यह स्पष्ट किया गया कि उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल ऑफ द सेड स्टेट यानी उस उच्च न्यायालय के क्षेत्र वाले राज्य के राज्यपाल और उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर ही अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों के नियुक्ति स्थानांतरण को आप पहले भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्गेनाइजेशन में समझे हुए हैं। यहाँ भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, उसके स्थानांतरण एवं उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण को समझने के लिए या उसके विधि को प्रक्रिया को जानने के लिए आपको पिछले कुछ रेफरेंसेस अर्थात वादों को, केसों को देखना आवश्यक होगा। चाहे वह एससी एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के मामला हो, चाहे वह इनरी प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेज वाला मामला हो जो 1999 में आया, या बाद में CGAC संगठन और उसके बाद उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करके कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा नियुक्ति एवं स्थानांतरण की प्रक्रिया, तो यहाँ ये कहने का अर्थ है कि आपको उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मामले को गहराई से समझने के लिए या उसे जानने के लिए आपको, जैसा कि पहले भी आप जान चुके हैं कि कुछ वादे हैं, जैसे एससी एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन का मामला या इनरी प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस की मामला जो 1999 में आया था, फिर 2015 में कॉलेजियम सिस्टम की जो प्रक्रिया इत्यादि को आप अपने पुस्तकों से भी
डिटेल रूप में समझ सकते हैं। ऐसे मैं पिछले कक्षा सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर समझाने के क्रम में इसे बताया था। तो आप उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित जो अनुच्छेद 216, 217, 217 पार्ट 1 में जो प्रोविजंस है उसके विषय में जाने। अब इसके बाद इन न्यायाधीशों की योग्यता या अर्हता, इट मीन्स क्वालिफिकेशन क्या होगा। क्या हम सड़क पर चलने वाले या सामान्य जनता को हम न्यायाधीश बनाया जा सकता है। तो इस संदर्भ में यह कहना है कि भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए या नियुक्त होने के लिए या नियुक्ति करने के लिए सर्वप्रथम उसे भारत का नागरिक होना आवश्यक है। उसके बाद भारत के क्षेत्र में, इंडियन टेरिटोरी में कम से कम 10 वर्ष तक कोई न्यायिक अधिकारी पद धारण कर चुका हो तथा उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। अब ये जो तीन जो अर्हताएं है, इसे अधिक समझने के लिए आप 1992 के केस श्री कुमार पद्म प्रसाद वर्सेज भारत संघ तथा महाराष्ट्र राज्य बनाम लेबर लॉ प्रैक्टिशनर के बाद को भी अपने पुस्तकों में देखना होगा, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि क्या जो अन्य न्यायिक अधिकारी जैसे वह लेबर कोर्ट हो या अन्य न्यायालय में जो 10 वर्षों तक जो न्याय के कार्य कर चुका हो उसे बनाया जा सकता है, अथवा जैसे श्री कुमार पद्म प्रसाद अर्थात या असम से रिलेटेड केस है कि वह 10 वर्ष तक न्यायिक कार्य किया अथवा नहीं किया, और उसकी नियुक्ति क्या सही है अथवा गलत है, उस केस के डिटेल पढ़कर समझ सकते हैं। इसके अलावे आपको आगे जैसे अपॉइंटमेंट बताएं, स्थानांतरण बताएं, क्वालिफिकेशन बताएं। इसके बाद आर्टिकल 223 के अंतर्गत अनुच्छेद 223 के अंतर्गत यदि उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का पद किसी कारणवश रिक्त हो या वे अनुपस्थित हो या अन्य कारण से वह अपने कर्तव्य को पालन करने में असमर्थ हो, तो राष्ट्रपति वैसी स्थिति में उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेगा। यानी कहने का अर्थ कि आर्टिकल 223 प्रोवाइड्स द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सेट हाई कोर्ट की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा समय के अनुकूल न्यायाधीशों में से किया जाता है। उसके अलावा अनुच्छेद 224 के तहत उच्च न्यायालय में यदि कार्य बढ़ गया है, अत्यधिक कार्य हो गया है या पेंडिंग कार्य बढ़ गया है, तो उसे निपटाने के लिए एडिशनल जस्टिस अर्थात अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भी किया जा सकता है या उसे किया जाता है। तो ऐसे न्यायाधीश को राष्ट्रपति ओनली फॉर 2 years 2 वर्षों के लिए नियुक्त करते हैं कि वह पेंडिंग केसेज या अत्यधिक कार्य है उसको
क्रियान्वित करने के लिए, उसे निपटारा करने के लिए एडिशनल जस्टिस की नियुक्ति भी समय समय पर भारत के उच्च न्यायालय में होता रहा है, जो 2 वर्षों के लिए होता है, जिसको हम एडहॉक जज के नाम से जानते हैं। इसके बाद आगे देखना है, ठीक है, पहले मैं बताया कि ट्रांसफर स्थानांतरण से रिलेटेड, लेकिन इसको अनुच्छेद 222 के प्रोविजंस में, उपबंध में उपबंधित किया गया है। अर्थात अनुच्छेद 222 के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा कॉलेजियम के कंसल्टेशन से, उसके परामर्श से उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है। क्योंकि इसे मैं पहले भी बताया हूं कि कुछ केसेज का रेफरेंसेज है, चाहे वह एसी एडवोकेट्स रिकॉर्ड एसोसिएशन या इनरी प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेज केसेज है, जो कि कॉलेजियम सिस्टम का प्रारूप तैयार करने में भी बाद जो 7-2 के बहुमत से जजेज के द्वारा निर्णय किया गया, उसको भी जानना आवश्यक है। ऐसे जो स्थानांतरित जजेज एक राज्य के उच्च न्यायालय से दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय में यदि वे जाते हैं, तो उसको ऑनरेरियम भत्ता भी यदि संसद चाहे तो देता है। अर्थात कि संसद समय समय पर स्थानांतरित होने वाले जजेज को भी उसके वेतन के अलावे कुछ विशेष भत्ता भी देने का भी विधि निहित करता है। उसके बाद आगे आप जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड टर्म्स है कि कार्यकाल की अवधि, टर्म्स ऑफ ऑफिस की अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के पार्ट 1 में यह प्रोविजंस है, यह उपबंधित है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक तथा उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपना कार्य करेंगे। उसके बाद उन्हें अवकाश कर दिया जाएगा। अर्थात आप समझ गए कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष है और अन्य न्यायाधीशों के कार्यकाल 62 वर्ष है। अब आगे है कि रिमूवल ऑफ जजेज, कि न्यायाधीशों के हटाने की क्या प्रक्रिया है। यदि कोई पूछे कि उच्च न्यायालय के जज कैसे हटाए जा सकते हैं, तो आप पहले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रिमूवल के प्रोसेस को जान चुके हैं। लेकिन यहाँ भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा अन्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 218, 217 पार्ट 1 के खंड बी और अनुच्छेद 218 में वर्णित है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 124 के पार्ट 4 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया से मुख्य न्यायाधीश अथवा अन्य न्यायाधीश को कार्यमुक्त कर सकता है। यहाँ महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित जो पार्लियामेंट में जो प्रोसेस चलता है, वो पहले भी सुप्रीम कोर्ट के जजेज के हटाने की प्रक्रिया को आप भली भांति जानते होंगे, लेकिन उसे थोड़ा सा
एक्सप्लेन करना आवश्यक होता है कि यदि किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर के आरोपित हो तो, अर्थात किसी जज पर यदि अक्षमता या मिसबिहेव कि व्यवहार अच्छा नहीं करने का आरोप यदि लगाया जाता है, तो उस संदर्भ में पार्लियामेंट में, लोकसभा अथवा राज्यसभा अर्थात किसी भी एक सदन में उसका एक कोरम है कि 100 प्रतिनिधि सांसद के द्वारा उस आरोप को एक प्रक्रिया के तहत पार्लियामेंट में रखा जाता है, सदन में रखा जाता है और उस पर बहस होता है। बहस होने के पश्चात उस पर मतदान होता है और सदन में उपस्थित कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्य यदि उस महाभियोग बिल के पक्ष में मतदान करते हैं, फिर दूसरे सदन में उसी प्रक्रिया के तहत 2/3 मेजॉरिटी से उसके महाभियोग के पक्ष में सांसदों के द्वारा मतदान किया जाता है, तो राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर के आरोप में न्यायाधीश पद से हटा देते हैं। हाँ, इतना भी जानना है कि यदि पार्लियामेंट चाहे तो उस पर अभियोजन चलाने की भी प्रक्रिया या प्रोविजन पास कर सकता है और राष्ट्रपति उस पर उस दोषारोपण के अभियोजन चलाने के आदेश दे सकता है। तो इस संदर्भ में आप कि जो एम भट्टाचार्य का केस है या वीरा स्वामी का केस, जिसको रेफरेंसेज के रूप में आप पढ़ सकते हैं, तो ये 2 केसेज है जो रिमूवल ऑफ जजेस से संबंधित है। उसके बाद लास्ट, जब संगठन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाई कोर्ट को जानने समझने के बाद अब एक प्रश्न उठता है कि क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सरकारी सेवक है अथवा नहीं। इज जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट गवर्नमेंट सर्वेंट और नॉट। तो आप सबके सामने यह विचारणीय प्रश्न है कि क्या वह सरकारी सेवक है अथवा नहीं है। तो इस पर आपको एक वाद है भारत संघ बनाम प्रतिभा बनर्जी, जो वेस्ट बंगाल का केस है, जो 1995 में आया था। में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या अधिकारी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, सरकारी सेवक नहीं है, क्योंकि वे संवैधानिक पद धारण करते हैं जो कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त एवं स्वतंत्र है। अर्थात सरकारी यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सरकारी सेवक स्वीकृत हो जाएंगे तो न्यायिक स्वतंत्रता और कार्यपालिका से पृथक वे नहीं हो पाएंगे, जिससे पावर सेपरेशन की अवधारणा ही समाप्त हो जाएगी। अर्थात
जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से चेक और बैलेंस की कार्य जो जुडिशियरी के द्वारा किया जाता है वह कार्य स्पष्ट नहीं रहेगा और नहीं हो पाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एक संवैधानिक पद धारण करते हैं, इसलिए वे सरकारी सेवक नहीं हैं, क्योंकि वे सरकार के पार्ट है। वह सरकार के तीसरा अंग के वह सदस्य हैं। ऐसे भी संविधान के अनुच्छेद 50, 214, 217, 219, 221 से यह स्पष्ट हो जाता है कि उच्च न्यायालय सरकार का एक तीसरा अंग है, अर्थात कार्यपालिका व्यवस्थापिका से वह एक अलग पृथक स्वतंत्र अंग है जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की विभिन्न कार्यों पर ध्यान रखती है और उसे नियंत्रण करती है। ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि भारत की जनता न्यायपालिका पर अत्यधिक विश्वास करती है। यदि उसे सरकारी सेवक के रूप में बना दिया जाएगा तो वह न्यायाधीश सरकार के फॉलोअर के रूप में काम करते, जिससे कि जनता की विश्वास न्यायपालिका से उठ जाता। इसलिए हम सही रूप से यह कह सकते हैं कि उच्च न्यायालय के जो भी अधिकारी अर्थात न्यायाधीश है वह सरकारी सेवक नहीं है, बल्कि वह सरकार के पार्ट है, एक भाग है। तो इस तरह से हम अभी आप लोगों को जो उच्च न्यायालय के सरकार के तीसरे अंग के जो राज्य से संबंधित उच्च न्यायालय के संगठन के विभिन्न तत्वों को समझाने का प्रयास किया, जिसको आप पुस्तकों में भली भांति अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे उच्च न्यायालय के ज्यूरिसडिक्शन अर्थात उच्च भारत के राज्य के उच्च न्यायालय की क्या क्षेत्राधिकार या अधिकारिता है, वो भी 3-4 है, उसके विषय में, एवं स्पेशली फॉर रिट 226 अर्थात रिट से रिलेटेड जो 4-5 पॉइंट है उसको अगले क्लास में बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।